हाय एवरीवन, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। आई होप आप सभी को स्क्रीन दिख रही होगी प्रॉपरली। यस मैम। आप सभी का रिजल्ट पॉजिटिव ही आया होगा। देखिए, आज ही हम कल की क्लास में कहाँ पे पहुंच गए थे। मतलब हमने कल की क्लास किसी रीजन के कारण रिकॉर्ड नहीं हुई थी, लेकिन हमने थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ ली थी कि इश्यूज क्या होते हैं। उसको मैं 5 मिनट में क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। इश्यूज क्या होते हैं? मटेरियल प्रिपोजिशंस होते हैं लॉ और फैक्ट के, जिसमें प्लेंटिफ कहता है कि मेरा क्या है, राइट टू स्यू है, और डिफेंडेंट कहता है राइट टू डिफेंस है। ये सब चीजें हमने कल पढ़ ली थी। लेकिन आप खुद सोचो कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, 10 चीजों में वो बोल रहा है प्लेंटिफ कि मेरा राइट टू क्या है, मेरा राइट टू स्यू है। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जिसमें डिफेंडेंट कहता है कि मेरा राइट टू डिफेंड है। लेकिन वो सारे मटेरियल प्रिपोजिशन से इशू नहीं होते। वह मटेरियल प्रिपोजिशन इशू होते हैं जिसके अंदर वह मटेरियल प्रिपोजिशन इशू होते हैं जिसके अंदर दोनों, एक पार्टी तो क्या कर रही है, अफर्म कर रही है, और दूसरी पार्टी डिनाई कर रही है। एक बार हैंड रेज कर दीजिए। ये कल अपन ने क्लास में पढ़ लिया था। देखो, ये तो सारे मटेरियल प्रिपोजिशंस है। ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो मटेरियल प्रिपोजिशन है लॉ और फैक्ट की, जिसमें प्लेंटिफ कह रहा है कि भाई मेरा राइट टू स्यू है, और डिफेंडेंट कह रहा है मेरा राइट टू डिफेंस है। तो इन्हें नहीं इन्होंने इशू कहा, इन्होंने किसे इशू कहा? वेयर, मतलब जहां ऐसे मटेरियल प्रिपोजिशन जिसे एक पार्टी तो क्या कर रही है, अफर्म कर रही है, और दूसरे पार्टी क्या कर रही है, डिनाई कर रही है। इन्हें कहते हैं इश्यूज। फिर मैंने आपको बता दिया था कि इश्यूज कैसे कैसे फ्रेम होते हैं। प्लीडिंग्स को देखना पड़ेगा, पार्टीज को सुनना पड़ेगा, पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा, पार्टीज के एग्जामिनेशन के बाद में, एक सेकेंड, हेलो, हाँ जी, मैं अभी ना आपसे बात करती हूँ थोड़ी देर में, क्लास में हूँ मैं। डन। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे कि जहां पर प्लेन और रिटन स्टेटमेंट को पढ़ा जाता है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज होती है ऑर्डर 10 रूल 2 के तहत, और हियरिंग होकर क्या बन जाते हैं, इश्यूज बन जाते हैं। इश्यूज कितने तरीके के होते हैं, ये भी हमने कल डिस्कस कर लिया था कि एक तो इश्यूज ऑफ फैक्ट होते हैं और एक इशू ऑफ लॉ होते हैं। आपसे पूछा गया प्रिलिमिनरी इश्यूज ऑफ लॉ क्या होते हैं, तो मैंने कल आपको बताया था कि यदि कोई केस जुरिडिक्शन से बाहर है या किसी लॉ से बाहर है, तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे इशू ऑफ लॉ कहा जाएगा। ठीक है। और आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दी थी कि यदि आपके पास में गिनती के 10 से 15 मिनट बचे हैं, और बेसिकली 10 से 15 मिनट की भी बात नहीं है, कि यदि 20 मिनट भी है, 22 मिनट भी है, और आप क्या जजमेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग में क्या देखना है कि इश्यू ऑफ लॉ है क्या। क्या देखना है आपको? इश्यू ऑफ लॉ है क्या। यदि इश्यू ऑफ लॉ है कि ये केस ज्यूरिडिक्शन से बाहर होता है, या ये केस किससे, लाइक लॉ से बाहर होता है क्या, चाहे लिमिटेशन का लॉ हो या किसी अन्य लॉ हो, कि जैसे स्पेशल लॉ के तहत थोड़ी आ रहा है ये, जिसमें सिविल कोड का जुरिक्शन नहीं है, ऐसा देखना पड़ेगा। और यदि आप ऐसा देख लेते हो तो आप प्रिलिमिनरी इश्यूज पे भी केस सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये हम सब चीजें कल डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए, चेक कर देखते हैं। ये क्वेश्चन आ गया, ये एक बेस है, यहां से अपना बेस स्टार्ट होगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। The plaintiff asserted, the plaintiff asserted defendant breached the contract of the sale of a particular land. मैं समझ पा रही हूँ कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। क्या लिखा है, प्लेंटिफ असर्ट कर रहा है कि डिफेंडेंट ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है ऑफ द सेल ऑफ अ पर्टिकुलर लैंड। ठीक है। एंड द डिफेंडेंट स्टेट्स, डिफेंडेंट बोल रहा है, प्लेंटिफ मतलब जिसने प्लेंट फाइल किया है, डिफेंडेंट मतलब जिसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल किया है। डिफेंडेंट स्टेट्स दैट ही वाज नॉट एबल टू कंप्लीट द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इन दैट लैंड हिज ब्रदर हैज एन इंटरेस्ट। समझ में आ गया क्या? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। क्या बोल रहा है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट है। मान लीजिए प्लेंटिफ मोहन है, डिफेंडेंट सोहन है। मोहन क्या कह रहा है, मोहन कह रहा है कि सोहन ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। सोहन ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है। उसने क्या कहा था कि मैं पर्टिकुलर लैंड को क्या करूंगा, सेल करूंगा। अब सोहन क्या कह रहा है, सोहन कह रहा है कि भाई मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि जो लैंड है उसमें उसके ब्रदर का इंटरेस्ट है।
और मैं मेरे ब्रदर की परमिशन के बिना इस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट नहीं कर सकता हूँ। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, जो भी क्लास में है, विकास, आकांक्षा, लवप्रीत, जो भी मुझे क्लास में दिख रहे हैं, सपना मैम, ठीक है, सबको समझ में आ गया। मैं वापस बोलती हूँ, क्वेश्चन ये बिल्कुल बेस है, आप इसको नहीं समझोगे तो आप आगे जाकर इशू फ्रेमिंग में बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, सोहन बोल रहा है कि मोहन को तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना था कि ये लैंड सेल करेगा, और सोहन बोल रहा है कि भाई चलो ठीक है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो किया था, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट ये जो लैंड है इसमें मेरे भाई का इंटरेस्ट है, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को कैसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, क्यों एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरा भाई इस पे कंसेंट देगा या कंसेंट नहीं दे रहा है। अब आपको इशू फ्रेम करना है। क्या फ्रेम करने? इशू फ्रेम करने। तो ध्यान से देखिएगा, समझना, मेरी बात समझना कि हम यदि ऐसे, जैसे आप जज हो, आपको कैसे इशू फ्रेम करना, आपको ऐसे इशू फ्रेम करना है कि वेदर द डिफेंडेंट हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखेंगे मैंने क्या कहा, आपको इशू ऐसे फ्रेम करना है, वेदर द डिफेंडेंट हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। आपको किसी के फेवर में नहीं लिखना है, आप ऐसे नहीं लिखोगे कि वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। समझ में आया क्या? देखो मैंने क्या लिखा हुआ, मैंने देखो क्या लिखा है, मैंने कहा था ना ऊपर एक लाइन छोड़ के आए, मैंने क्या लिखा था, मतलब हमने क्या पढ़ा था कि हाउएवर द फैक्ट विच इज यूज्ड बाय अदर पार्टी टू डिनाई असर्टेड फैक्ट विल नॉट बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इशू। वापस समझिए क्या बोल रही हूं मैं, कि द फैक्ट विच द अदर पार्टी यूज्ड टू डिनाई असर्टेड फैक्ट क्या था, कि इसको लैंड का सेल करना था और इसने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, और ये क्या कर रहा है, उसके, देखिए, जो असर्ट किया है ना, उसके सपोर्ट में मतलब उसके अगेंस्ट ये क्या कर रहा है, उसको डिनाई कर रहा है कि भाई मेरे भाई का इंटरेस्ट था, और मेरा भाई का कंसेंट इसमें जरूरी है, इसलिए मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या नहीं कर पा रहा, फुलफिल नहीं कर पा रहा। तो आप इस तरीके से कि क्या कॉन्ट्रैक्ट का एग्जीक्यूशन इम्पॉसिबल हो गया है, आप इस तरीके से इशू कभी फ्रेम नहीं करें। भाई किसी को 10% 20% भी बात समझ में आई है क्या? सिंपल सा आप जज हो, आपको सिंपल लिखना है कि वेदर द डिफेंडेंट हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट या हैज कमिटेड द ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। आपको ये नहीं लिखना कि वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट हैज बिकम इम्पॉसिबल। यदि आप ऐसा इशू बना दोगे, आप सोचो, आप कहीं ना कहीं डिफेंडेंट के फेवर में लिखने नहीं लग जाओगे क्या, कंटेंट डिफेंडेंट के फेवर में इकट्ठा नहीं करने लग जाओगे क्या? जानवी, समझ में आया क्या, क्या बोला मैंने? वापस मैं बता देती हूँ एक बार। देखिए, आपको कैसा इशू नहीं फ्रेम करना है, क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि द फैक्ट विच इज यूज्ड बाय अदर पार्टी टू डिनाई asserted fact will not be the subject matter of the issue। कि जो अदर पार्टी asserted fact को डिनाई करने के लिए कह रही है, आप उससे कभी भी क्या नहीं बनाओगे, इशू नहीं बनाओगे। आप एग्जाम में बैठे हो, मान लो आप एग्जाम में बैठे हो और आपके सामने ये क्वेश्चन आया, और आपने ये इशू फ्रेम कर दिया कि वेदर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिकम इम्पॉसिबल। तो आप कहीं ना कहीं उसके भाई के इंटरेस्ट को नहीं देखने लग जाओगे कि भाई का कितना इंटरेस्ट है, कहीं ना कहीं आप ये नहीं देखने लग जाओगे क्या कि क्या भाई की कंसेंट जरूरी है, क्या किसी इनके बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है क्या, जहाँ पे भाई की कंसेंट लिखने के लिए लिखा है। समझ में आया क्या? आपको सिंपल सी चीजें लिखनी है कि वेदर, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वेदर द डिफेंडेंट हैज कमिटेड द ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जितने सिंपल इशू बनाओगे आप, उतना अच्छा जजमेंट लिख पाओगे। एक बार सभी हैंड रेज कर दीजिए, और यदि किसी को नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ लीजिए। देखिए वापस, however the fact which is used by the other party to deny the asserted fact shall not be the subject matter of the issue। क्योंकि आप यदि उस क्वेश्चन जो आप इशू बना रहे हो उसमें आपने कहीं ना कहीं किसी के फेवर में लाइन लिख दी है। देखिए यदि ऐसा इशू बनेगा कि whether the performance of the contract has become impossible, तो आप कहीं ना कहीं अपना जो केस चल रहा है उससे बाहर चले जाओगे, उससे बाहर चीजों के एविडेंसेस देखने लग जाओगे, तो आप इस तरीके का इशू फ्रेम नहीं करोगे। अब आ जाइए, अब आ जाइए, देखिए
देखिए सिविल में सिंपल से ऑर्डर राइटिंग होती है, सिंपल से जजमेंट राइटिंग होती है, बस आपको ट्रिक समझनी है। यदि कभी भी सिविल में आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपको क्वेश्चन दिख जाए, आपको कभी भी सिविल में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन दिख जाए, तो आपको ये 3 चीजें तो लिखनी ही लिखनी है। तो आ जाइए क्या क्या चीजें लिखनी है आपको। आज से अगेन मैं बोल रही हूँ, जिन जिन लोगों ने क्लास में एनरोल कर लिया है उनको तो रजिस्टर बनाना ही है, क्योंकि मैं हर दिन नेक्स्ट डे चेक करूंगी, आपको मुझे भेजना पड़ेगा पीडीएफ को स्कैन करके। तो आपको, जैसे मैंने आपको कहा कल यदि जजमेंट राइटिंग क्रिमिनल की भी की थी, तो आपको चार्ज फ्रेमिंग का फॉर्मेट लिखना है, क्योंकि सिविल में तो मैंने कुछ दिया ही नहीं था, सिखाया ही नहीं था, लेकिन क्रिमिनल में मैंने आपको चार्ज फ्रेमिंग सिखाई थी। और सिविल में आपका कल का काम है आपको ये याद करके अपनी कॉपी में 2 बार लिखना है, क्योंकि एक बार तो आप देख लोगे कि मैम देखो मैं लिख नहीं पा रहा, एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या लिखा हुआ था। आपको कम से कम 2 बार अपनी कॉपी में ये लिखना है। क्या लिखा हुआ है आ जाइए। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अंडर सेक्शन 10 ऑफ एसआरए 1963। तो कौन जो एसआरए है वो कौन से सेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है? इस सेक्शन के इर्द गिर्द घूमता है। क्या बोलता है सेक्शन 10 कि सारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जाएंगे। कौन कौन से सेक्शन एक्सेप्शन है, जल्दी से माइक ऑन करके बताइए। सेक्शन 11 सब सेक्शन 11 clause 2, section 14, काजल सेक्शन 14 एंड 16। ठीक है, सबको आता है क्या? एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। सेक्शन 11 का क्लॉज 2 जनरल रूल है, सिंपल। सेक्शन 10 बहुत बिल्कुल सही सीधी बात बोलता है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म किए जाएंगे। ठीक है, जब तक आपको एसआरए की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं हो, लिमिटेशन की थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं हो, टीपीए की नॉलेज नहीं हो और सीपीसी, इनके अभाव में आप जजमेंट राइटिंग नहीं कर। सीधी बात, आपको बुरा लगे, अच्छा मैं ये सारी चीजें पढ़ाऊंगी नहीं आपको, लेकिन मैं हिंट देती जाऊंगी कि एसआरए में आपको सेक्शन 10 ध्यान रखना है, सेक्शन 11 ध्यान रखना है। ठीक है, ये 11 का 2 क्योंकि एक्सेप्शन में आता है, 14 आपको 110% याद रखना है, 16 आपको ध्यान रखना ही रखना है। तो आ जाइए क्या बोल रहे हैं। इश्यू शुड बी एज फॉलोज इफ यू आर फ्रेमिंग एन एग्जाम। आपको ये तो लिखने ही लिखने हैं। वेदर देयर हैज बीन, सबसे पहला इशू आपका यही फ्रेम होगा कि वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिपेंडेंट, या वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो सबसे पहला इशू यही होगा, क्योंकि कर ही क्यों रहे हैं केस कि हमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाना है कॉन्ट्रैक्ट का, तो सबसे पहला इशू आपका यही फ्रेम होगा हमेशा, वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट। दूसरा, whether the plaintiff is ready and willing to perform his part of the contract। सेक्शन 16 आपको याद होगा। सेक्शन 16 किसके बारे में बोलता है? पर्सनल बार्स टू रिलीव। इसके बारे में बोलता है पर्सनल बार्स टू। भाई कोई यदि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, जैसे पारुल और काजल है, पारुल को यदि काजल के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस लेनी है तो पारुल को क्लीन हैंड पहुंचना पड़ेगा कोर्ट में। कैसे पहुंचना पड़ेगा? क्लीन हैंड। पारुल बोलना चाह रही है कि सर काजल तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, और काजल बोल रही है कि सर ये तो रेसिप्रोकल एग्रीमेंट था। यहाँ पे मैंने, जैसे काजल बोल रही है कि पारुल और काजल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि काजल पारुल का घर बनाएगी। ठीक है, काजल पारुल का घर बनाएगी। पारुल पहुंची कोर्ट में कि सर काजल मेरे घर को बोला था इसने कि बनाएगी, लेकिन ये घर नहीं बना रही है, इसने तो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो काजल क्या बोलेगी? काजल बोलेगी कि सर इसने मुझे कहा था कि ये मुझे ईंट पत्थर जो भी होंगे ना, या मुझे ये 10 लाख रुपए एडवांस देगी। तो क्या पारुल यहाँ पे अपने काम को परफॉर्म करने के लिए विलिंग है क्या, या रेडी है क्या? नहीं है ना। तो कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि जो प्लेंटिफ आया है वो रेडी और विलिंग टू परफॉर्म है क्या अपने पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने के लिए। एक बार हैंड रेस कर दीजिए, समझ में आया क्या? ये आपके जजमेंट राइट, मतलब जब भी आपकी जजमेंट राइटिंग या ऑर्डर राइटिंग आएगी, अभी 2021 जो इसका मेंस था उसमें आया था स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, पढ़ेंगे हम। ठीक है, अभी पढ़ लेंगे थोड़ी सी देर। तो देखिए सबसे पहले यही लिखेगा कोर्ट, वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट। सेकंड, कि भाई जो प्लेंटिफ पहुंचा है इज, यदि वो वाकई रेडी है, विलिंग टू परफॉर्म है, तो द प्लेंटिफ इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। फिर तीसरा आप पॉइंट लिखोगे कि वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें आप क्या लिखोगे कि जैसे आप इसमें सेक्शन 14 का रेफरेंस ले लोगे
कि यार ये तो पर्सनल मतलब पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है। आप जब डिसाइड करोगे तो आप ऐसे लिख सकते हो कि ये तो पर्सनल क्वालिफिकेशन पे बेस्ड है, या इस पे कोर्ट की कंटिन्यूइंग ड्यूटी चाहिए, या ये नेचर डिटर्मिनेबल है। तो प्लेंटिफ एंटाइटल नहीं है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए। या बहुत सारी चीजें ऐसे आती है कि भाई एक्चुअल डैमेज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में याद है आपको 4-5 पॉइंट आते हैं कि एक्चुअल डैमेज को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, और जो कंपनसेशन इन मनी है उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। तो ये जस्ट मैंने आपको सिंपल सा 1% हिंट दी है कि यदि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का आपके पास में यदि कोई भी ऑर्डर या जजमेंट राइटिंग आती है तो आपको ये 3 पॉइंट तो 110% लिखने हैं। क्या क्या है बोले जल्दी से देखिए, एक बार देख लीजिए स्क्रीन पे, अपन फिर रिवाइज करेंगे, मतलब फिर लिखेंगे। तो वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट, वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द रट लो इन लाइनों को। देखो मैंने पहले समझाया, मेंस में आपको समझदारी बिल्कुल काम नहीं आती। मेंस में समझदारी बिल्कुल काम नहीं आती है। और आजकल जुडिशरी का जो पैटर्न चल रहा है, मनमानी चलती है। भाई मनमानी चल रही है, एक्चुअलिटी ऐसे ये लाइक जस्टिस कहाँ है कुछ भी अता पता नहीं है, अपनी मनमानी चल रही है। जैसे आपने आज देखा 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए, अच्छे अच्छे बच्चे जिन्होंने इन ये 7 क्वेश्चन जो वो है डिलीट हुए हैं, जो इंटेलिजेंट बच्चे आराम से इसको मतलब करके सॉल्व करके आ पाते। तो 7 वैसे जैसे वो आया ना 29, कितना अच्छा सा था कि 29 में कौन सा प्रत्यय है, उपसर्ग है, जो भी है। तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, इसको डिलीट करने के पीछे क्या रीजन था समझ में नहीं आया। ऐसे बहुत सारी चीजें, तो आपको अपना 100% देकर आना पड़ेगा यदि आप मेंस लिख रहे हो, क्योंकि सिलेक्शन कम बच्चों का ही होना है। आप अपना 100% दोगे तो ही आप मेंस क्लियर कर पाओगे। यदि आप ये सोचोगे ये भी आता है हमको, ये भी आता है, आपको ध्यान रखो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जिसने भी आरजेएस प्री क्लियर करा है, आपके पास में मैक्सिमम मैं बता देती हूँ 50 और 60, ये मैक्सिमम 50 to 60 डेज है मैक्सिमम। ये कुछ भी कर सकते हैं, ये 45 दिन में भी आपका एग्जाम कंडक्ट करिए, मिनिमम 45 डेज तो देंगे ही देंगे, लेकिन 50 to 60 डेज, ठीक है। इससे ज्यादा टाइम, इसमें आपको जजमेंट राइटिंग भी सीखनी है। ये तो मैं आपको 12-13 दिन में अच्छे से अच्छा मैं ट्राई करूंगी करवा दूं, लेकिन आपको लिखना, देखो मैं समझा सकती हूँ, लिख कर वापिस भेजना आपकी जिम्मेदारी, मैं उसको चेक भी कर दूंगी, ठीक है। लिख कर, और मैं आज ही बोल देती हूँ आपको, आप थोड़ा सा पैसे इन्वेस्ट करके रॉबिन सिंह की एक बुक आती है जजमेंट राइटिंग की, एक ब्लैक कलर की बुक आती है, वो बुक ले लीजिए, ले लीजिए। मतलब मैं अच्छे से अच्छे जजमेंट करवाऊंगी, उससे आपको और अच्छी हिंट मिलेगी, और अच्छी मतलब काफी अच्छे जजमेंट्स दे रखे हैं उसमें, सारे उसके दे रखे हैं स्टेट के, लेकिन आप मंगवा लीजिए उस बुक को, ठीक है। अब आ जाइए, वापस बोल देते, वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं यहाँ नहीं देख रही हूँ, आप भी यहाँ मत देखिए, वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट, वेयर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट, whether the plaintiff is ready and willing to perform his part of the contract, or whether the plaintiff is entitled for specific performance of the contract। ये आपको हमेशा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के जो आपके पास में क्वेश्चन आएगा, दिख जाएगा आपको एग्जाम में मोस्टली, मतलब देखना यही यही क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन सिंपल आता है थोड़ा, और एक हार्ड आता है, तो इसमें से ये आपको दिख जाएगा। अब देखो क्या क्या बोला मैंने, आ जाइए, ये थोड़ी सी ट्रिक्स है, आपको क्या क्या ध्यान रखना है। थिंक्स थ्रू रिमेंबर वाइल फ्रेमिंग चार्जेस, कोर्ट ऑफ सिविल जज, वैसे इशू फ्रेमिंग डायरेक्ट ऐसी तो आती नहीं है, हमेशा जजमेंट राइटिंग के ऑर्डर राइटिंग के साथ ही आती है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, कोर्ट ऑफ सिविल जज, सीनियर सिविल जज या डिस्ट्रिक्ट जज, आपको हमेशा वैल्यू को ध्यान में रखे, कल सिखाया था मैंने, 0 to 2 लाख सिविल जज, 2 लाख से 5 लाख सीनियर सिविल जज, 5 लाख से अबव डिस्ट्रिक्ट जज। सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, मत लिखो ये एग्जाम में, इतना टाइम नहीं है अपने पास में। यदि आपके पास में लग रहा है कि भाई आप 3 सेकंड में लिख सकते हो, 3 सेकंड में लिख सकते हो, तो लिखो प्लेंटिफ सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ एज, मतलब इसमें तो आपकी पेन वो रुकनी ही नहीं चाहिए। क्या नहीं रुकनी चाहिए इसमें, आपका पेन रुकना ही नहीं चाहिए। इतना ऐसे सजा सजा के भी नहीं लिखना, ऐसी राइटिंग लिखनी कि बंदे को समझ में आ जाए, जो सामने वाला आपकी कॉपी चेक कर रहा है। लिखा जल्दी से, प्लेंटिफ सन ऑफ रेजिडेंट ऑफ, ठीक है। अब आ जाइए, क्या लिखा आपने, फिर डिफेंडेंट लिख दिया और इश्यूज लिख दिया, बड़े बड़े मतलब कैपिटल लेटर में इश्यूज लिख दिया। हर इश्यूज के बाद में आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अपन स्टार्ट करते किससे, वेदर द प्लेंटिफ, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रीच्ड बाय द डिफेंडेंट, ऐसे स्टार्ट करते हैं ना। तो आपको वेदर लगाया है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगा के आना है। भाई छोटी छोटी चीजें जो आपको इंप्रूव करेगी, ठीक है।
और हमेशा आपको किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाए करेगा, किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाए करेगा, वो आपको ऐसे साइड में क्वेश्चन मार्क लगाओ और लिख कर आओ कि किसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लाए करेगा। जैसे वेदर द डिफेंडेंट हैज ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, कौन बताएगा संदीप, किसके ऊपर रहेगा इसका बर्डन ऑफ प्रूफ? मैम प्लेंटिफ। सबको समझ में आ गया क्या? नॉर्मल सी बात है, प्लेंटिफ प्रूफ करेगा ना कि डिफेंडेंट ने ब्रीच करा है, तो इसमें कॉमन सेंस भी है और नॉर्मल बात भी है कि आपको आपका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा इस क्वेश्चन का, प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा। वेदर प्लेंटिफ इज विलिंग, वो भी प्लेंटिफ के ऊपर रहेगा कि भाई मैं काम करने के लिए तत्पर था, और एंटाइटल ये भी प्लेंटिफ के ऊपर ही रहेगी। लास्ट में रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड बनाकर आ जाओ, उस पे बर्डन ऑफ प्रूफ किसके का नहीं लगाओगे क्योंकि ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड, बिल्कुल ध्यान रखो, कंसिडर द अमाउंट बिफोर मेंशनिंग द कोड, आपको अमाउंट का ध्यान रखना है बिफोर मेंशनिंग द कोड। ये तो सब में आपको मैंने सबसे पहले ही बताया, वो इंसान क्या चेक करेगा, यहाँ पे लगाएगा ऐसे, कैसे लगाएगा, ऐसे लगाता है इन द कोर्ट ऑफ सिविल जस्ट, तो ये तो सिंपल सी बात है, हमेशा चाहे आप सिविल में लिखो चाहे आप क्रिमिनल में लिखो, कोर्ट का नाम लिखने से पहले आपको 2 बार सोचना है। मैंने और किसी में नहीं बोला आपको 2 बार सोचने के लिए, कोर्ट का नाम लिखने से पहले आपको 2 बार सोचना है कि मैं सही कोर्ट का नाम तो लिख रहा हूं ना। अब फर्स्ट फ्रेम इशू ऑफ लॉ, ये मैंने आपको कल ही सिखा दिया और आज भी बता दिया। सबसे पहले आप कौन से इश्यूज बनाओगे, प्रिलिमिनरी इश्यूज बनाओगे। कौन से इश्यूज बनाओगे, प्रिलिमिनरी इशू। तो फर्स्ट फ्रेम इशू ऑफ लॉ दैट इज इशू ऑफ जुरिडिक्शन, लिमिटेशन एटसेट्रा। इफ सूट इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड ड्यू टू बार्ड बाय एनी लॉ और लिमिटेशन, मतलब ये तो मैंने जस्ट लिखा है क्योंकि लाइन याद नहीं होती ना, तो मैंने लिख दिया वेदर प्लेंटिव सूट इज विद इन लिमिटेशन। आप एक लाइन लिख सकते हो क्योंकि बात बस लोग लिखते हैं कि प्लेंटिव सूट इज बार्ड बाय लिमिटेशन, तो आप लिख दो सिंपल सी लाइन, वेदर प्लेंटिव सूट इज विद इन लिमिटेशन। यदि आपके जो क्वेश्चन है उसमें आपको दिखेगा अग्रीमेंट, डीड, ठीक है, तो आप लिख सकते हो डिस्प्यूटेड अग्रीमेंट। बार बार आप ऐसे अग्रीमेंट का रेफर ना करके डिस्प्यूटेड अग्रीमेंट, डिस्प्यूटेड सेल डीड, डिस्प्यूटेड लैंड, मेंशन इन पैरा नंबर फ्ला, साइन ऑफ द पार्टीज, फिर आप लिखते हो इश्यूज हैव बीन एक्सप्लेन टू द पार्टीज, नो अदर इश्यूज हैव बीन सजेस्टेड, साइन ऑफ पीओ, सील ऑफ द कोर्ट। हम देख लेते हैं, आ जाइए पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है, अभी पढ़ते हैं, इसमें आपको समझ पा रहा। देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कोई है पढ़ने वाला? जानवी आप पढ़िए इसको, धीरे धीरे पढ़िएगा, सब समझेंगे इसे। या कोई भी और जो पढ़ना चाहता है, काजल आप पढ़िए। अरे कोई पढ़ना चाहता है, मैं पढ़ दूं? पढ़। Mr. Ram, the owner of house situated within Gram Panchayat Makarwali district, Ajmer, Rajasthan, let out a portion of his house to Mr. Shyam on a monthly rent of rupees 2000 on 1 January 2001. On 17th December 2011, Mr. Ram filed a suit for possession against Mr. Shyam before the civil court after terminating the tenancy by way of a valid notice under section 106 of TPA. Mr. Shyam filed his written statement raising a preliminary objection regarding the jurisdiction of the civil court in the view of provisions of Rajasthan Rent Control Act 2001. It was contended that as he has entered into an agreement on 12th March 2009 with Mr. Ram for purchase of the suit house and paid a huge sum, the relationship of landlord-tenant between them has ceased to exist. He claimed to be in possession of the suit house as a purchaser in part performance of the agreement dated 12 March 2009. Mr. Ram filed replication contending that the suit was maintainable before the civil court and Mr. Shyam has been paying rent till July 2011. He further contended that the agreement dated 12 March 2009 is inadmissible in evidence as the same is unregistered and unstamped. अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन समझ में आया? मैं वापस रिपीट कर देती हूँ। राम श्याम, ठीक है, राम है, एक ओनर है हाउस का, मकरवली ग्राम पंचायत में ओनर है, ठीक है। वो बोल रहा है कि मैंने शाम को 2000 रुपए पर मंथ के हिसाब से क्या किया था, एक हाउस दिया था रेंट पर 1 जनवरी 2001 को।
17 दिसंबर 2011 को जो मिस्टर राम है वो बोलता है, उसने क्या फाइल किया, पोजेशन का सूट फाइल किया मिस्टर श्याम के अगेंस्ट, कि भाई सिविल कोर्ट के साथ। अब उसने कहा कि भाई उसने नोटिस भी भिजवाया है, 106 के तहत नोटिस भिजवाते हैं ना, याद है क्या कितने महीने का नोटिस भिजवाते हैं, कितने दिन का? 15 days, 15 भाई days. सबको पता होना चाहिए, संदीप सर के अलावा और भी लोग हैं क्लास में, सबको पता होना चाहिए भाई 15 डेज का नोटिस जाता है। और जो एग्रीकल्चर होता है और मैन्युफैक्चरिंग में उसमें 6 मंथ का नोटिस जाता है। एक बार हैंड रेज करिए, याद रखेंगे क्या सेक्शन 106? याद है क्या? टीपीए में आपको ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी चीजें आप यहीं सीख जाओगे, एग्जाम में आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये जजमेंट राइटिंग में आपको काम में आएगा कि सेक्शन 106 के तहत उसने नोटिस भिजवाया था क्या। तो अब आइए, तो वो बोल रहा है कि उसने सूट फाइल किया, किसका, पोजीशन का सूट फाइल किया, और वो उसने कहा भी है कि भाई मैंने टीएनसी को टर्मिनेट करने के लिए सेक्शन 106 के तहत, टीपीए के तहत नोटिस भिजवा दिया है, 15 दिन का भिजवा दिया है। ठीक है, अब मिस्टर श्याम रिटर्न स्टेटमेंट में कहता है कि मेरी अभी वापस सुनना, आपको क्वेश्चन हमेशा डराएगा क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा आता है पेपर में, आप देख के डरना नहीं है। उस क्वेश्चन का जस्ट बिल्कुल इतना सिंपल सा होता है, सिंपल सा होता है। मैंने आपको कहा पेंसिल लेकर जाना है। अभी तक तो सिर्फ अपन राम की बात सुन रहे थे, अब अपन श्याम की बात सुन रहे हैं। तो अब क्या आ जाएंगे इसमें, मटेरियल प्रीपोजिशन, जिसमें श्याम क्या करेगा, डिनाई करेगा। मतलब आपके इशू फ्रेम होने स्टार्ट हो जाएंगे ना इशू फ्रेम होने स्टार्ट। मिस्टर श्याम फाइल्ड हिज रिटन स्टेटमेंट रेजिंग प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्शन regarding jurisdiction of civil court in view of provision of Rajasthan Rent Control Act। समझ में आ गया क्या? उसने कौन सा इशू, क्या बोला उसने कि भाई तुमने सिविल कोर्ट में लगाया है, ठीक है, और ये बोल रहा है कि भाई ये तो राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में लगना चाहिए था। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, आपका इशू नंबर 1 प्रिपेयर हो चुका है ना, सबको समझ में आया ना? इशू नंबर 1 कि जो प्लेंटिफ का जो सूट है वो विद इन जुरिडिक्शन है या नहीं। दूसरा, ठीक है, अब वो बोल रहा है, मिस्टर श्याम बोल रहा है, देखो पहला इशू तो अपना डिटरमाइन हो चुका, अपन अपना केस इसके आधार पर डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ये दूसरा इशू बोल रहा है, दूसरी चीज बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि मैं तो इसके साथ में एक अग्रीमेंट में आ गया था। कौन से अग्रीमेंट में आ गया था? मैंने तो इससे ये घर खरीद लिया है 2009 को, और मैंने इसको ह्यूज सम पे कर दिया था, मैंने इसको एक ह्यूज सम पे कर दिया था। और ये बोल रहा है मैं 12 मार्च 2009 से 12 मार्च 2009 से क्या होती है पार्ट परफॉर्मेंस, जल्दी से बताओ कौन सा सेक्शन है? संदीप सर आप नहीं बताओगे, और कोई क्लास में बताएं? नहीं, सभी को लिखना है ना मीन्स, भाई सभी को लिखना है, जल्दी से बताइए पार्ट परफॉर्मेंस टीपीए का कौन सा सेक्शन है? सपना मैम, विकास सर, अरे किसी को नहीं आता क्या? छोटी छोटी चीजें तो कितना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 53A है या नहीं है क्या? 52A मैम टीपी के अंदर। मैं उस टाइम कुछ मैम 53 अब देखो क्या बोलता है 53A। अभी मैं आपको यहाँ साथ साथ कंटेंट बता देती हूँ। इसने ये क्या बोल रहा है कि भाई मैंने कंसिडरेशन पे कर दिया। आपको पता है 53 पार्ट परफॉर्मेंस में क्या होना चाहिए? एक अग्रीमेंट होना चाहिए, राइटिंग में होना चाहिए, और कंसिडरेशन मतलब क्या होना चाहिए, उस जो सामने वाला बंदा है उस वो पोजीशन में होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट परफॉर्मेंस की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सामने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है ना वो पोजीशन में होना चाहिए। हाँ ये बंदा पोजीशन में है, तो ये बोल रहा है कि भाई मैं तो पार्ट परफॉर्मेंस में ऑलरेडी एज अ परचेजर रह रहा हूँ। फिर मिस्टर राम जो वो रेप्लिकेशन फाइल करता है, रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मतलब वो अब आंसर का आंसर दे रहा है कि वो बोल रहा है कि द सूट वॉज मेंटेनेबल बिफोर द सिविल कोर्ट। क्या बोल रहा है कि द सूट वॉज मेंटेनेबल बिफोर द सिविल कोर्ट, मतलब वो आंसर दे रहा है कि भाई रेंट कंट्रोल के सामने नहीं, सिविल कोर्ट के सामने ये सूट मेंटेनेबल है। और मिस्टर श्याम जो क्या मिस्टर श्याम है वो जुलाई तक रेंट पे कर रहा था। क्या कर रहा था? जुलाई तक रेंट पे कर रहा था। अब देखो एक इशू कौन सा बना आपका, ध्यान से समझना। मैं अभी नेक्स्ट में तो आपसे पूछूंगी, यहाँ मैं बताती जा रही हूँ। आपको ये बताना है कि 2011 तक इन दोनों के बीच में टेनेंट और ओनर का रिलेशनशिप एग्जिस्ट था या नहीं था। आप ऐसा इशू नहीं बनाओगे कि ये क्या 2011 तक रेंट पे कर रहा था या नहीं कर रहा था। एक बार सब हैंड रेज कर दो, सबको समझ में आया ना? अभी ऊपर सीख के आए ना अपन, आंसर से इशू फ्रेम नहीं करने हैं आपको। आपको सिंपल सा कि वेदर द रिलेशनशिप बिटवीन
राम एंड श्याम एज ओनर और टेनेंट स्टिल एग्जिस्ट, या टिल 2011 तक एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, ये आपका दूसरा इशू फ्रेम हो जाएगा। और इसी आधार पर आपका तो पूरा जजमेंट, इससे ज्यादा इशू बनाने की ऐसे जरूरत नहीं है। इस दो इशू से ज्यादा आपको इशू बनाने की जरूरत नहीं है। आप इसी आधार पर जजमेंट क्या कर सकते हो, लिख कर आ सकते हो। फिर भी अपन देख लेते हैं, आ जाइए इसने क्या क्या जजमेंट दिया, मतलब क्या क्या इशू फ्रेम किए। आपको ऐसे ही इशू बना के आना है। यदि बाई चांस इशू का क्वेश्चन आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं अकेला इशू का क्वेश्चन, चार्ज फ्रेमिंग का आता है, इशू फ्रेमिंग का ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। फिर भी किस्मत पता नहीं कहाँ ले जाए। Termination of tenancy in the court of civil judge Ajmer, civil original suit number, plaintiff Ram, son, resident, जो भी आपको डालना है, इतना ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, versus defendant Shyam, son of, age, resident of, issues। देखो, whether suit of plaintiff is liable to be dismissed due to want of jurisdiction of civil court। सब लिख कर आ सकता है, इस इशू में कोई परेशानी तो नहीं है। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर रहेगा, डिफेंडेंट। डिफेंडेंट बोलेगा, डिफेंडेंट बोल रहा है ना कि कौन से सेक्शन में आएगा, ये बताएगा कोई, रेंट कंट्रोल एक्ट के, जल्दी से बताओ। सेक्शन 1। सेक्शन 1 में लिखा रहता है ना, कौन से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और म्युनिसिपल एरिया, थोड़ा बहुत तो याद होगा राजस्थान रेंट कंट्रोल का। तो देखिए ये बोल रहा है वेदर सूट ऑफ, ये बहुत ज्यादा इश्यूज बना रखे हैं, आपको इतने ज्यादा इशू नहीं बनाने। यदि आपके पास में जजमेंट राइटिंग आ जाए 3 मैक्सिमम, नहीं ये बहुत ज्यादा इशू बना रहे, ठीक है 3 मैक्सिमम। अपन देख लेंगे कौन कौन सा लिखना है। देखो कि वेदर suit of plaintiff is liable to dismiss due to want of jurisdiction, और डिफेंडेंट इस चीज को प्रूव करेगा। क्या कौन प्रूव करेगा, डिफेंडेंट इस चीज को प्रूव करेगा। सेकंड, whether plaintiff has terminated with defendant by way of valid notice section 106 of TPA, therefore plaintiff is entitled to recover arrear of rent and possession of disputed property from the defendant। अब मेरे को एक बात समझाइए, यदि अपन केवल थर्ड इशू ऐसा बना देंगे कि वेदर रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड, whether relationship of landlord and tenant between plaintiff and defendant has ceased to exist, उसमें ऑटोमेटिकली सेक्शन 2, सॉरी इशू 2 सॉर्ट आउट हो जाएगा। क्या इशू 2 का डिटर्मिनेशन होगा या नहीं होगा, सपना मैम या जो भी मुझे स्क्रीन पे। Yes, ma'am. तो आपको क्या अननेसेसरी बनाने की जरूरत है क्या, कोई भी No, बताइए। ma'am. सेक्शन 106 का, ये कि सेक्शन 106 के तहत नोटिस गया है, तो ये तो हम यही बना देंगे ना, यही हम इसको डिटरमाइन कर देंगे। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। आपको जस्ट अपना ऐसा, ऐसी कोई चीज छूट ना जाए, समझो कोई चीज छूट ना जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने छोटे इशू बनाने के चक्कर में हमारा जजमेंट राइटिंग नहीं लिख पाए। तो सिंपल सेकंड में क्या लिख दिया कि वेदर रिलेशनशिप ऑफ लैंड लॉर्ड एंड टेनेंट, ये मत बना। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में बहुत टाइम है, तो आप लिख दो कि सेक्शन 106 का नोटिस गया था या नहीं गया था। ठीक है, अब सिंपल सेकंड हमने क्या बनाया कि वेदर रिलेशनशिप ऑफ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट बिटवीन प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट, तो ये डिफेंडेंट प्रूव करेगा। ठीक है, और वेदर अग्रीमेंट डेटेड वन, ये देख लो बनाना चाहो तो नहीं बनाना चाहो, बाकी मेरे हिसाब से इसमें 3 इशू बनने चाहिए। पहला इशू, वेदर द सूट ऑफ द प्लेंटिफ इज लाइबल टू बी डिसमिस्ड ड्यू टू वांट ऑफ जुरिडिक्शन। आपको क्या क्या करना है, कॉपी में दिख जाना चाहिए मेरे को स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, जो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए हैं वो दिख जाने चाहिए मुझे आपकी कॉपी में। और सेकंड, ये पॉइंट दिख जाने चाहिए। आप जितना ज्यादा लिखोगे आप एग्जाम में उतना ज्यादा अच्छा कर पाओगे। ठीक है, तो पहला कि whether suit of plaintiff is liable to dismiss due to want of jurisdiction, whether the relationship of landlord and tenant between life it has ceased to exist, और relief if any granted। केवल इन 3 आधार पर या इन 2 आधार पर ही आप क्या कर सकते हो, अच्छा सा अच्छा जजमेंट क्या कर सकते हो, पास कर सकते हो। और यदि आपको बहुत ज्यादा ही कि आपके इश्यूज कम लग रहे हैं, कि आपको लग रहा है कि नहीं यार कम हो गए, तो आप ये लिख दो कि 12 मार्च 2009 का जो इसने एग्रीमेंट किया था वो इनएडमिसिबल था या नहीं था, क्योंकि ये भी चीज यही डिसाइड हो जाएगी। ये जो पॉइंट है वो भी यही डिसाइड हो जाएगा कि इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सीज टू एग्जिस्ट हुई है या नहीं हुई है। एक सेकंड, आपको पता नहीं है कि मेरी क्लास चलती है।
फिर देखो हमने क्या लिखा, कोर्ट ऑफ सिविल जज, फिर हमने लिखा सिविल ओरिजिनल सूट नंबर, फिर हमने लिखा ए वर्सेस बी लाइक प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट, फिर हमने लिखा जो भी हमारा टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी, आप ऊपर लिख सकते हो या नीचे लिख दो, टर्मिनेशन ऑफ टीनेंसी है ना, ऊपर लिख दो नीचे इश्यूज लिख दो, ठीक है। फिर फर्स्ट हमारा इशू हुआ, सेकंड हमारा इशू हुआ रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड, फिर साइन ऑफ द पार्टीज, साइन ऑफ द पार्टीज, और अपन लिख देंगे इश्यूज हैव बीन एक्सप्लेन टू द पार्टीज, कि भाई इशू हमने पार्टीज को एक्सप्लेन कर दिए हैं, एंड नो अदर इश्यूज हैव बीन सजेस्टेड, कोई अदर इश्यूज हैव बीन सजेस्टेड नहीं है। साइन ऑफ पीओ, सील ऑफ कोर्ट विद डेट। एक बार हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया क्या? जल्दी से हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आ गया कि आपको एग्जाम में इसी तरीके के इशू बनाकर आनी है। तो अब अपन एक काम करते हैं, अभी 6:40 हुए ना, एक बार देख लेते हैं एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए थे। जब तक आप इसको एक बार मैं मेरी कॉपी जो थी पुरानी वाली वो निकाल लेती हूँ, जब तक आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। आप एक काम करिए, आप सभी लोग सेक्शन 53A उठाइए, पार्ट परफॉर्मेंस का, और उसको पढ़िए, वो आपके मेंस के लिए भाई प्री क्लियर करना, मैंने अगेन बोला, ठीक है, इजी है, प्री क्लियर करना इजी है। राजस्थान में थोड़ा ट्रिकी हो चुका है आजकल, क्वेश्चन आंसर डिलीट हो जाते हैं उसके चक्कर में, लेकिन मेंस यदि आपका प्री क्लियर हो गया तो अपने मेहनत करिए ना प्री में, तो आपको ऐसा नहीं है कि मेंस क्लियर नहीं करना है, अच्छे से आपको मेंस क्लियर करना है। तो आप मेंस तभी क्लियर कर पाओगे जब आपका जजमेंट राइटिंग और आपका ऐसे राइटिंग क्या होगा, सुदृढ़ होता है ना, बिल्कुल अच्छा होगा, तभी आप मेंस क्लियर कर पाओगे। ये आप सुन लो आज की क्लास में। 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं देखती हूँ। सेक्शन 53, जब तक मैं सेक्शन 53A ओपन कर रही हूँ, आप सेक्शन 53A पढ़िए। सिर्फ आपको यहां से लेकर यहां तक पढ़ना है। सबको समझ में आ रहा है ना जो मैंने स्क्रीन पे सेक्शन 53A, क्योंकि ये मेंस का बहुत बहुत टीपीए के कुछ ही ऐसे डॉक्ट्राइन्स हैं जो मेंस में आते हैं, ये मेंस में आने वाला क्वेश्चन 100% आ जाएगा। पढ़ लीजिए जल्दी, जब तक मैं एक बार पेपर देखती हूँ, आप मिल जाए तो मुझे। फ्रेमिंग देखेंगे, जजमेंट राइटिंग अपन बाद में देखेंगे, इशू फ्रेमिंग फ्री होगी, बता दीजिए। ठीक है, स्क्रीन दिख रही होगी ना प्रॉपर, अब आ जाइए, क्वेश्चन पढ़िए। हाँ, कौन पढ़ेगा? कोई भी पढ़ दीजिए क्वेश्चन, या मैं ही पढ़ू, बताओ। यस मैम, पढ़ दीजिए, देखो सब लोग सुरेश बिल्कुल ध्यान फाइल्ड से ए सुनेंगे, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है एग्जाम में इतने ही बड़े क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन को देखकर डरना नहीं है, क्वेश्चन को देखकर डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने यदि सब पढ़ा हुआ होगा तो किसी चीज में डर नहीं लगेगा। देखिए पढ़िए, बोलिए।
Suresh filed a suit for a specific performance of a contract and permanent injunction against Ashwini on 12th December 2010. Suresh pleaded that he and Ashwini entered into an agreement to sell on 10/10/2007. Ashwini, through this agreement to sell, agreed to sell his half share in the property at measuring 5 biga situated in village Rampura for a sale consideration of rupees 5 lakh. Suresh pleaded that he paid rupees 1 lakh to Ashwini at the time of agreement to sale. The balance sale consideration is to be paid at the time of registration of sale deed. The sale deed will be registered on 13/12/2007. On 13/12/2007, Suresh reached the office of sub registrar to get the sale deed registered in his favor. He contended that on that day, he having the balance of sale consideration and sufficient amount for the expenses to get the sale deed registered. He waited sufficiently, but Ashwini did not come up, and he called upon Ashwini, but he did not pick up his call. Therefore, he sent a legal notice to Ashwini on 15/12/2007 to rescind the balance sale consideration from him and to get the sale deed registered in his name, but Ashwini did not get the sale deed registered in his favor. Hence तो this एक मिनट suit. रुकिए, आप सभी को थोड़ा बहुत क्वेश्चन समझ में आ गया, उसमें बहुत अननेसेसरी चीजें लिखी हुई है। मैं अगेन बोल रही हूँ कि इसको देखकर डरना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाई एक सेल एग्रीमेंट में एंटर हुए, वो बोल रहा है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या परमानेंट इंजंक्शन का सूट दिलाओ लगाओ। तो बोल रहा है कि भाई हम सेल एग्रीमेंट में एंटर हुए थे, इसने इस टाइम पे 1 लाख रुपए दे दिए थे मुझको, और जो बैलेंस है वो देने वाला था, और बार बार ये रजिस्ट्रार के ऑफिस में बुला रहा था। रजिस्ट्रार के ऑफिस में मैं पहुंचा, लेकिन अश्विनी नहीं पहुंचा, और अश्विनी को मैंने कॉल किया, उसने कॉल उठाया नहीं। और जो भी चीजें हैं कि भाई अश्विनी ने कॉल उठाया नहीं, ठीक है, और उसने लीगल नोटिस भेजा अश्विनी को कि भाई बैलेंस ये पेमेंट कर, ठीक है, और उसने कहा कि भाई सेल डीड को रजिस्टर करवा। अब आगे बोलो, पढ़ो। Ashwini denied each and every averment of Suresh. He denied that he entered into agreement to sell in favor of Suresh. His देखिए signature. अब समझिए, देखो ये आपका पहला इशू बन गया। अश्विनी क्या बोल रहा है? अश्विनी ने देखो, पहले तो अपन ऐसे लिख सकते थे जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे। जब हमने ऊपर पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम सबसे पहला क्या बनाएंगे कि वेदर देयर इज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द डिफेंडेंट। याद है ना सबको? एक बार सब हैंड रेज कर दो, मैंने यही बनाया था कि वेदर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे अश्विनी यही डिनाई कर रहा है सबसे पहले कि भाई हम तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर ही नहीं हुए थे, ठीक है। तो आपका पहला इशू यही बन जाएगा कि वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सुरेश एंड अश्विनी। मैं मानती हूँ समझ में आ गया क्या? यहाँ में आपको अभी एकदम से आपको समझ में नहीं आएगा, मतलब ऐसे नहीं आएगा कि आप एग्जाम में आंसर लिखने ही लग जाओगे। आज दूसरी क्लास है, लेकिन थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा कि नीचे उसने जैसे ही डिनाई करा आपका इशू बन जाएगा। देखिए क्या लिखा? अश्विनी डिनाइड ईच एंड एवरी एवरमेंट ऑफ सुरेश। ही डिनाइड दैट ही हैज एंटर्ड इनटू अग्रीमेंट टू सेल इन फेवर ऑफ सुरेश। आगे बोलो। His signature were taken by the Suresh on some blank paper as Suresh was previously his friend. He further contended that the said property is a joint property which cannot be sold off without partition. He did not enter into any agreement to sell with Suresh. No question arises for him to be present at the office of sub-registrar on 13/12/2007. He did not receive any notice nor Suresh call him for registration of sale deed. He also contended that if Suresh had ready and willing to perform his part of contract, he must file the suit immediately and not waited for almost 3 years. ठीक है, समझ में आया क्या? आप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? एक बार हैंड रेज कर दीजिए। यदि कोई इंसान एकदम से पढ़ता है तो उसको देखकर लगता है क्या है इतना बड़ा क्वेश्चन लिख दिया। कुल मिला के इसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई है और परमानेंट इंजंक्शन की बात हुई है। तो 2-3 चीजें तो हमें पता ही है। सबसे पहला, यदि इशू मैं पढ़ू भी नहीं कि मैंने क्या इशू बनाए, मैंने इतने टाइम पहले बनाए थे, तो सबसे पहला इशू यही बनेगा कि वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन सुरेश एंड अश्विन। दूसरा इशू बनेगा वेयर देयर हैज बीन ब्रीच ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बाय द अश्विन। तीसरा इशू बनेगा कि वेदर जो सुरेश है या प्लेंटिफ, मुझे नाम याद है ना, जो प्लेंटिफ है इज रेडी और विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और लास्ट इशू अपन ये बोल देंगे
कि वेदर सुरेश इज एंटाइटल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार देख लेते हैं क्या क्या इशू बने और रिलीफ इफ एनी ग्रांटेड। पहले तो ये 5 पॉइंट समझ में आ गए ना, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं है, मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको। एक बार हैंड रेज कर दो। ये एग्जाम में आपको यदि आप ये 4 इशू ही बना देंगे मत सफिशिएंट है, तो आ जाइए देख लेते हैं क्या क्या बनाए। ये आपके एग्जाम में काफी बार आया है ये क्वेश्चन, इस बार भी इन्होंने। देखो राइटिंग ऐसी हो जाती है एंड तक, इसमें मत देखना कि राइटिंग क्या है। देखो क्या लिखा है कि वेदर सुरेश हैज एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ सेल विद अश्विनी। क्या बोला है कि वेदर सुरेश हैज एंटर इनटू एन एग्रीमेंट ऑफ सेल विद अश्विनी, क्योंकि अश्विनी डिनाई कर रहा है, इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है, प्लेंटिफ के ऊपर है। वेदर अश्विनी डिफेंडेंट हैज ब्रीच द अग्रीमेंट, या अपन बोल देंगे वेदर द अग्रीमेंट हैज बीन ब्रीच बाय द अश्विनी। Whether Suresh is ready and willing to perform his part of the contract, plaintiff, whether Suresh is entitled for a specific performance of contract and permanent injunction, relief and cost। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए। जो मैंने आपको पढ़ाया उससे बढ़कर मैंने इसमें कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा ना? नहीं लिखा, आप इतना भी लिख कर आ जाओगे एग्जाम में, क्योंकि मेरा नीचे का थोड़ा सा पोर्शन छूट गया था, तब भी उसने 6 नंबर दिए हैं। बहुत अच्छे मार्क्स हैं ये 6 नंबर भी, क्योंकि नीचे का मैं एग्जाम टाइम नहीं मिला था, तो मेरा नीचे का जो फाइनल होता है कि किसके फेवर में जजमेंट देना है वो मेरा छूट गया था, तो उन्होंने 6 मार्क्स दिए हैं, अच्छे दिए। एक बार सब हैंड रेज कर दीजिए, समझ में आया? सिंपल। आप हमेशा यही लिखोगे कि वेयर एग्रीमेंट बना कर रहा है, वेयर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन डिफेंडेंट हैज ब्रीच्ड द कॉन्ट्रैक्ट, वेदर द प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ठीक है, और वेदर द प्लेंटिफ इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और आज की डेट में, अभी तो क्लास को अपन क्या करते हैं, बंद करते हैं। अब देखो ये तो आखिरी क्लास है, कल रिकॉर्ड नहीं हुई थी डेमो की। आज इशू अलग से, मतलब बताएं क्या? मैम वो जजमेंट में आता है ना, वो क्वेश्चन में आता है ना, इशू एंड जजमेंट, हाँ हाँ, तो पहले इशू फ्रेम। अलग से इशू, शायद इस चक्कर में भी हो सकता है मैंने इशू अलग से फ्रेम नहीं करे क्वेश्चन में शायद, ठीक है, इसलिए हो सकता है मार्क्स कम दिए हो। लेकिन इशू अलग से फ्रेम करना है तो आपको अलग से इशू फ्रेम करके आनी पड़ेगी। यदि स्पेसिफिकली लिखा है इशू एंड जजमेंट, तो आपको इशू अलग से फ्रेम करके आने हैं और जजमेंट अलग, तो ज्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। यदि आपको चीजें टिप्स पे याद है, यदि आपको ये, जैसे मैंने आपको इशू पढ़ाए और आपको फॉर्मेट याद है और इशू आपको याद ही है, उसमें है क्या, परेशानी क्या है? जल्दी जल्दी लिखो, अपन को याद ही है। वेदर देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन प्लेंटिफ एंड कॉन्ट्रैक्ट defendant, whether there has been breach of agreement by the defendant, whether the plaintiff is ready and willing to perform his part of the contract, whether the plaintiff is entitled for specific performance of the contract and relief and cost। तो आपको मैं मानती हूँ 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा यदि आपको एग्जाम में ये चीजें याद है। तो आपका कल की क्लास में क्या जिम्मेदारी है? कल की क्लास में आपको एक तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का और एक जो मैंने रेंट वाला दिया है आपको मैं भेज दूंगी, फाइनल ग्रुप में एक बार मैं भेज दूंगी। बाकी क्रिमिनल जजमेंट के लिए मैं आपको थोड़ी देर में लिख दूंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच।